तो स्टूडेंट्स कल हमने यहाँ तक छोड़ दिया था लगभग, आज हम इसको कवर करेंगे। कल किसी कारण से हम इसको कवर नहीं कर पाए थे, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के डिफरेंट एडिशन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ये बुक सर ने लिखी थी, डॉक्टर हैनीमैन ने, और ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जो डॉक्टर हैनीमैन ने लिखी। इसमें उन्होंने सारे के सारे फॉर्मूलेशन डाले हैं कि कैसे होम्योपैथी को कहाँ पर यूज़ करना है। मेंटल डिजीज़ आती है तो आपको किस तरीके से प्रिंसिपल यूज़ करने हैं, अगर फिजिकल डिजीज़ है तो कैसे करने हैं, क्रॉनिक डिजीज़ है तो कैसे यूज़ करना है, एक्यूट डिजीज़ है तो कैसे यूज़ करना है, सर्जिकल डिजीज़ है तो क्या करना है, ये सब कुछ उन्होंने इन सेक्शंस में डाले। तो सबसे पहले जब सन 1810 था तब उन्होंने अपनी पहली मेडिसिन की बुक लिखी। उस बुक का नाम था ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस। फर्स्ट ऑर्गेनॉन का नाम क्या था? ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस। ये सन 1810 में उन्होंने लिखी थी। इसमें 271 एफोरिज्म यानी 271 पैराग्राफ्स थे, और साथ में क्या था? फुटनोट्स थे। फुटनोट्स यानी पैराग्राफ के नीचे जो नोट्स होते हैं, तो ऐसे मान के चलिए कि पैराग्राफ के फुट में जो नोट्स थे वो फुटनोट्स थे। इसके फ्रंट पेज पर उन्होंने गैलर्ड की पोयम लिखी थी। गैलर्ड करके एक पोइट थे, उनकी पोयम को उन्होंने इसका फ्रंट पेज पर जो पहला पन्ना होता है उस पर उन्होंने इस पोयम को लिखने की आवश्यकता समझी थी, क्योंकि ये पोयम बताती है कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है। उसी तरीके से ये मेडिकल साइंस का जो अंधेरा चल रहा है उसके बाद फिर एक सुबह होगी। फिर कुछ समय बाद उनको ये महसूस हुआ कि 1819 तक आते आते कि जो मैंने ऑर्गेनॉन लिखी है उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें कुछ टाइटल्स और डालने हैं। तो उन्होंने उसको 315 सेक्शन लिखे। 271 से बढ़ा के उन्होंने उसमें 315 सेक्शन कर दिए, लेकिन उसमें नंबर गलत हो गया। मतलब जैसे 7 के बाद सीधे 10 छप गया, 8 और 9 छपे ही नहीं। 7 के बाद सीधे 11 छप गया, 8, 9, 10 छपे ही नहीं। तो न्यूमरेशन क्या हो गया वहाँ पे? 318। 315 की जगह न्यूमरेशन आया 318, लेकिन एक्चुअल कितने एफोरिज्म थे? 315। अब सेकंड एडिशन में इन्होंने फ्रंट पेज से गैलर्ड की पोएम हटाकर उस पर नाम लिख दिया एडू सेप्री। एडू सेप्री यानी डेयर टू बी वाइज, डेयर टू बी वाइज। इस किताब का नाम उन्होंने लिखा ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। अभी वो पहले टाइम तक बात कर रहे थे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिकल साइंस, वो इसको सिर्फ मेडिकल साइंस का नाम दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या नाम कर दिया? हीलिंग आर्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझ चुके थे कि होम्योपैथी सिर्फ एक साइंस नहीं है, इसमें पर्सन का आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी यूज़ होगा। फिर 2019 से 2024 के बीच में उन्होंने फिर महसूस किया कि कुछ इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर इसमें बदलाव करके इसके अंदर 317 एडिशन वो एफोरिज्म कर दिए। 317 में यानी 2 एफोरिज्म और ऐड कर दिए। अभी भी उन्होंने इसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा? ऑडू सेप्री। वो आज तक चला आ रहा है। फिर थर्ड एडिशन का नाम उन्होंने बदला नहीं, उन्होंने ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट ही इसका नाम रखे रहा। फिर थोड़े समय बाद उनको फिर महसूस हुआ कि जो मैंने थर्ड एडिशन लिखा है उसमें बहुत सारी बातें सही नहीं हैं और बहुत सारी बातों में चेंज करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एफोरिज्म घटाकर कितने कर दिए? 292 एफोरिज्म। इस किताब के अंदर 2 खास बात थी। एक तो उन्होंने इस किताब में इंट्रोडक्शन को ऐड करा और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को फर्स्ट टाइम ऐड करा। ये दोनों चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड करी। फिर 1833 पर उन्होंने फिर से इसको ठीक किया और इसमें दोनों डॉक्ट्राइन्स ऐड करी, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन जो कल हमने पढ़ा था और डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स।
इन दोनों डॉक्ट्राइन्स को इस नई एडिशन में ऐड किया। यहाँ तक आते आते अब डॉक्टर हैनीमैन की लगभग लाइफ ख़त्म हो गई थी। वो उसके बाद 6th एडिशन लिखते लिखते ख़त्म हो गए। उसके बाद उन्होंने 6th एडिशन अपने लाइफ में नहीं लिख पाया। 6th एडिशन का नाम था ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ये 1921 में छपा, पोस्ट ह्यूमस एडिशन, पोस्ट ह्यूमस एडिशन। इसमें उन्होंने 291 एफोरिज्म लिखे। वाइटल फोर्स का नाम बदल के वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया। और इसमें एक बिल्कुल नई चीज उन्होंने लिखी, उसको बोलते हैं 50 मिलीसिमल पोटेंसी। ये कई लोगों का मानना है कि डॉक्टर हैनीमैन ने इस किताब को लिखा ही नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस अन्य किसी डॉक्टर्स के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में और किसी किताब में क्यों नहीं लिखा, इसमें ही क्यों लिखा, इस तरीके की बातों पर बहुत डिबेट होता है। लेकिन आज के समय पे हम इन दोनों किताबों का मिक्स्ड स्वरूप पढ़ते हैं, 5th एडिशन का और 6th एडिशन का मिला जुला स्वरूप हम आज के समय पे पढ़ते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनॉन के बारे में एक फ्लो चार्ट में आपको समझाया गया। देखो ये सन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, खूब क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से सन है, कितने एफोरिज्म कौन सी ऑर्गेनॉन में है, किस ऑर्गेनॉन का क्या नाम है और किस ऑर्गेनॉन में क्या क्या चीज़ है। ये एक आपको फ्लो चार्ट के रूप में बता दिया गया है, इसको आप याद रखो। इस पर क्वेश्चंस आपके फॉर्म होंगे ही होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पूरा ले रहे हैं, फिजिशियन। अब इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर बहुत ध्यान से समझिए। अब हम मेन बुक पर आ गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिशन ऑफ फिजिशियन। एफोरिज्म नंबर 1। The high and only mission of physician is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. ये बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए। The high and only mission of a physician is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. ये पहला एफोरिज्म डॉक्टर साहब ने बताया। उन्होंने बोला हाई एंड ओनली, हर शब्द पर ध्यान दिया जाए। हर शब्द का मतलब है, उनके कहने में हर शब्द का एक अर्थ है। उन्होंने पहले शब्दों को यूज किया था हाई एंड ओनली, यानी उच्चतम। हाई यानी उच्चतम, ओनली यानी एकमात्र। मिशन, मिशन यानी लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस। ये कोई गोल नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है कि आपने एक बार बना लिया और उसके बाद आप फ्री हो गए। ये लाइफ पर्पस है, पूरे जिंदगी का पर्पस है। ऑफ अ फिजिशियन, फिजिशियन क्या होता है? पर्सन हु इज स्किल्ड, उसके अंदर काय की स्किल है? ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज ऑफ डिजीज, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी
एटसेट्रा, इन सब की नॉलेज है वो होता है फिजिशियन। अ पर्सन हु इज स्किल्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज एज ऑफ डिजीज, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी एंड other branches also, gynae, ops and other branches also, is to restore। पहला शब्द क्या उन्होंने दिया, री, देन स्टोर। वो ये भी तो कह सकते थे is to create, बना दो कुछ नया, लेकिन उनका नहीं, नया नहीं बनाना है, जो वो खराब हो गया उसको रीस्टोर करना है। रीस्टोर क्या करना है, जो उसकी सिकनेस आई है उसको वापस हेल्थ की स्थिति में रीस्टोर करना है, उस पर्सन को क्योर करना है। फिर उसके आगे उन्होंने क्या लिखा, एज इट इज टर्म्ड, जैसा मैं आगे बताऊंगा उस तरीके से उसको ठीक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, इसको समझना है। इसमें सबसे पहला शब्द जो आप लेंगे वो आया हाई एंड ओनली, इसको डिफाइन करना है। फिर अगला शब्द डिफाइन करना है मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है, लाइफ गोल, लाइफ पर्पस, जीवन लग जाता है इसमें। ये सिर्फ 4 साल 5 साल का कोई गोल नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये पूरे जीवन का मिशन है अब आपके। फिर थर्ड क्या है, कौन सा वर्ड डिफाइन करना है, फिजिशियन। फिजिशियन कौन होता है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनी, ऑफ सर्जरी एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, स्टेट ऑफ वेल बीइंग एट कौन कौन सा लेवल पर होती है, फिजिकल लेवल, बॉडी के लेवल पर भी हेल्थ होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए। फिर कहते हैं मेंटल लेवल, अब कहते हैं मेंटल लेवल पर भी होनी चाहिए। फिर कहते हैं सोशल लेवल पर भी होनी चाहिए वेलबींग, और आजकल एक नया शब्द आ गया है, फाइनेंशियल लेवल पर भी वेलबींग होनी चाहिए। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग एट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल लेवल। सिकनेस, सिकनेस क्या होता है, ये होती है स्टेट ऑफ वेलबींग, सिकनेस होती है स्टेट ऑफ अनवेलनेस एट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल एंड फाइनेंशियल लेवल। क्योर क्या होता है, रीस्टोरेशन of sickness to health is cure। रीस्टोरेशन करना, क्योर का क्या मतलब होता है, रीस्टोर करना, किसको, सिकनेस को हेल्थ में, दैट इज क्योर। तो जब भी ये एफोरिज्म आपसे पूछा जाएगा आपको ये सारे शब्द अपने डिफाइन करने पड़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा नहीं डिफाइन करना है, अच्छे से इसको एक अंदाज से पूरा पढ़िए। मैंने आपको उसका क्रक्स बता दिया है, इस क्रक्स से ही पूरा का पूरा वो आएगा, इसी को आप लिख करके आइए। फिर नेक्स्ट आता है, सब नोट्स लिखना है, एफोरिज्म नंबर 1 है। फिर एफोरिज्म नंबर 2 होता है, इसको बोलते हैं, एफोरिज्म नंबर 1 को क्या बोलते हैं, मिशन ऑफ फिजिशियन, मिशन ऑफ फिजिशियन। नेक्स्ट होता है एफोरिज्म नंबर 2। एफोरिज्म नंबर 2 है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। ध्यान दीजिए इस एफोरिज्म पर, बता रही हूं मैं। जैसे फर्स्ट एफोरिज्म होता है, ऐसी एफोरिज्म नंबर 2, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज
रैपिड, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट restoration of health or removal or and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way, in easy comprehensible principles, in easy comprehensible principles। देखो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उन्होंने। पहली चीज उन्होंने क्या बोली थी, मिशन ऑफ फिजिशियन इज टू क्योर, आपको क्योर करना है, ये आपका मिशन है। रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, ये आपका मिशन है। सेकेंड टाइम में उन्होंने क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट बोली, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, क्योर कैसा होना चाहिए, क्योर होना चाहिए रैपिड, जल्दी से हो जाए। ये नहीं कि पेशेंट आपके पास आए और आप उसको 6 साल 7 साल में रैपिड क्योर नहीं कर पा रहे। रैपिड एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। एग्जाम्पल के लिए सर्दी जुकाम कितने दिनों में ठीक हो जाता है अपने आप, 7 to 8 डेज में। तो यदि आपकी दवाई से वो 1 डे में ठीक हो गया तो क्या हुआ, इट इज रैपिड। लेकिन वहीं बात की जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो कितने दिनों में ठीक होता है, होता ही नहीं है। लेकिन आपने दवाई दी और वो 5 ईयर्स में ठीक हो गया, तो ये 5 ईयर्स भी क्या है, रैपिड रिकवरी है। इट इज ऑल्सो अ रैपिड रिकवरी। तो रैपिड इज अ रिलेटेड टर्म। देन सेकेंड टर्म इज जेंटल। उस समय कैसी प्रैक्टिस चल रही थी, क्रूअल प्रैक्टिस चल रही थी। तो सेकेंड टर्म क्या है, जेंटल। उस टाइम पर उस चीज को उन्होंने पूरा वो दिया है, तवज्जो दिया है कि हमको जेंटल रिकवरी करनी है। नेक्स्ट इज परमानेंट। परमानेंट क्यों, अगर आपका पेशेंट बार बार वैसे ही बीमार हो रहा है, बार बार वही चीज लेकर के आ रहा है, इसका मतलब आपने उसे क्योर नहीं दिया, आपने उसे टेम्परेरी रिलीफ दिया। तो वो टेम्परेरी नहीं चाहिए था, वो चीज उन्होंने कैसी बोली, जो भी बीमारी सही हो वो परमानेंटली सही हो। एक बार अगर उसके वार्ड्स सही हुए हैं तो एटलीस्ट वो एक अच्छे लाइफ स्पैन में दोबारा रिविजिबल नहीं होने चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो रिस्टोरेशन कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। ये हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है। फिर वो क्या कहते हैं, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज। डिजीज या तो रिमूव हो जाए शरीर से या खत्म हो जाए, इन इट्स होल एक्सटेंट, अपने पूरे के पूरे एक्सटेंट में। वो भी किस तरीके से, शॉर्टेस्ट यानी कम से कम समय में, मोस्ट रिलायबल वे में जाए। रिलायबल वे, इसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हैरिंग लॉ ऑफ क्योर। वो हमें बताएगा कि जो हमारा क्योर हो रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो हैरिंग लॉ अभी हम पढ़ेंगे, हैरिंग लॉ। रिलायबिलिटी को कौन शो करता है, हैरिंग लॉ। फिर कहते हैं इन हार्मलेस वे। हार्मलेस वे में क्योर होना चाहिए, पेशेंट को ना तो किसी ऑर्गन पर डिस्टर्बेंस होना चाहिए, जैसे एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो क्या होता है, लीवर और किडनी पर बैड इफेक्ट आता है। तो हार्मलेस वे में क्योर होना चाहिए। और अगली बात तुमने क्या कही, इन इजी कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। जो भी क्योर हो वो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो,
समझ आने वाले प्रिंसिपल्स हों, कॉम्प्रिहेंड कर सकने वाले प्रिंसिपल्स हों, ठीक है। फिर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर। तो जब आपके पास इस के बारे में लिखा जाएगा तो आपको रैपिड, जेंटल, परमानेंट, रिमूवल एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजीज, शॉर्टेस्ट, रिलायबल और हार्मलेस, इन सब शब्दों को एक्सप्लेन करना है। जब आपके पास सेकेंड एफोरिज्म के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे शब्द अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैरिंग लॉ ऑफ क्योर की। हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हैरिंग लॉ ऑफ क्योर क्या होता है? डॉक्टर हैरिंग जो थे उन्होंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर का एक वो बन गया मोटा सा रूप। दिस इज द सेंटर मोस्ट पार्ट। यहाँ पर क्या है? हार्ट है आपका। फिर उसके बाद क्या है? लंग्स हैं आपके। यहाँ क्या है? स्टमक है। ये इंटेस्टाइन है। यहाँ क्या है? किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है। यहाँ क्या है? मसल्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? ब्रेन है। फिर आइज़ हैं, नोज़ है, माउथ है, ईयर्स हैं, हेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्या है? स्किन है। तो ये आपकी बॉडी का एक मोटा मोटा पार्ट बन गया देखा जाए तो अब वो क्या कहते हैं? क्योर शुड बी फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, यानी बीमारी कैसे जानी चाहिए? अगर बीमारी सेंटर में है, हार्ट में है, तो हार्ट से बीमारी लंग में जानी चाहिए, लंग से स्किन में आनी चाहिए, हार्ट से लंग में, लंग से मसल्स में, मसल्स से स्किन में, यानी कि फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, फ्रॉम above टू डाउनवर्ड। above टू डाउनवर्ड यानी यहाँ पे बीमारी है, इससे तो इससे नीचे आनी चाहिए, नीचे से फिर और नीचे आनी चाहिए, फिर और नीचे आनी चाहिए। तो फ्रॉम above टू डाउनवर्ड, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, या फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। इसका अगर क्रक्स समझा जाए तो क्या है? फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। हैरिंग लॉ ऑफ क्योर क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा का पूरा सार ये है, बीमारी शुड रिमूव इन दिस वे फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, हार्ट से लेस इम्पॉर्टेंट क्या है? लंग, लंग से लेस इम्पॉर्टेंट क्या है? मसल, सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या है? स्किन। और लोग क्या कहते हैं? स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी छोटे से भी दाने हो गए, ये हो गए, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और स्किन की जितनी भी एलिमेंट होती है उनको क्या कर लेते हैं? सप्रेस। तो बीमारी कैसे आती है? स्किन से मसल्स में, मसल्स से लंग में, लंग से हार्ट में, और हम बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जबकि यदि कोई बीमारी स्किन पर है, इसका मतलब वो सबसे कम इम्पॉर्टेंट जगह पर है, आप सबसे लीस्ट बीमार इंसान हैं। वही बीमारी हार्ट में आ जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, हार्ट में कार्डियोमेगैली हो जाए, हार्ट में किसी तरीके की और नुकसान हो जाए, तो आपका मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन उसमें सफ़र करने लगेगा। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ हैरिंग लॉ ऑफ क्योर, फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। तो अब हमने सेकंड उसको समझ लिया, एफोरिज्म को। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड फोर्थ एफोरिज्म के बारे में। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? फिजिशियन की क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ फिजिशियन।
इसको वो थर्ड एंड फोर्थ एफोरिज्म में बता रहे हैं। फर्स्ट एफोरिज्म में उन्होंने क्या बताया, मिशन ऑफ फिजिशियन। सेकंड में बताया हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। थर्ड में वो बता रहे हैं नॉलेज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे नॉलेज होनी चाहिए जो हम पढ़ते हैं मेडिसिन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसको ड्रग्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब मेडिसिन या ड्रग्स एक ही बात है। फिर दूसरा उसे क्या की नॉलेज होनी चाहिए? सिकनेस की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, उसे इसको मैच करना आना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो उसे आनी ही आनी चाहिए। फिर मेडिसिन के बारे में बात करें तो उसे प्रिपरेशन भी आनी चाहिए कि अगर उसके पास ख़त्म हो गई है तो प्रिपेयर भी कर ले। फिर प्रॉपर डोज भी देनी आनी चाहिए, प्रॉपर डोज। फिर उसे प्रॉपर रिपीटेशन भी आना चाहिए। फिर ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर के बारे में भी आना चाहिए। इन सब के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ फिजिशियन क्या है? एफोरिज्म नंबर 3, उसे ड्रग्स की नॉलेज होनी चाहिए, सिकनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उनको मैच करना आना चाहिए। जब तक ये सिमिली लाइक क्योर लाइक नहीं करेगा तब तक कैसे होम्योपैथी होगी? तो आपस में मैच करना आना चाहिए। फिर मेडिसिन के प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रॉपर डोज, प्रॉपर रिपीटेशन एंड ऑब्स्टेकल टू क्योर, इन सब के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। और फोर्थ में क्या कह रहे हैं? फोर्थ में कह रहे हैं कि उसको थिंग्स दैट डीअरेंज हेल्थ, जो चीज़ें हेल्थ को खराब कर देती हैं उसको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि स्लम्स में रहना, मॉइस्चर में रहना, बहुत तेज धूप में रहना, बहुत ज़्यादा गंदगी में रहना, ये सब क्या कर देता है? आपकी हेल्थ को ऑटोमेटिकली खराब कर देता है। थिंग्स दैट कॉज डिजीज, उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डिजीज को कॉज करती हैं। और फिर नेक्स्ट क्या कहता है? देयर रिमूवल, उसको उनका रिमूवल का तरीका भी पता होना चाहिए। उन लोगों की ज़िंदगी से रिमूव कर दे जो ऑलरेडी अभी हेल्थ में है, नहीं तो वो लोग भी बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इस वक्त एक फिजिशियन के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको पूरा लिखना है कि नॉलेज होनी चाहिए डिजीज़ की, नॉलेज डिजीज़ की भी हर तरीके से होनी चाहिए। डिजीज़ की नॉलेज जनरल भी होनी चाहिए, डिजीज़ की नॉलेज इंडिविजुअल फॉर्म में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, इसको समझिए आप। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? ये 7-8 पॉइंट। नॉलेज ऑफ डिजीज़, सिकनेस यानी डिजीज़, नॉलेज ऑफ डिजीज़ कैसी हो गई? नॉलेज ऑफ डिजीज़ इन जनरल एंड इंडिविजुअल लेवल, नॉलेज ऑफ मेडिसिन बाय लर्निंग मटीरिया मेडिका। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स बाय फार्माकोलॉजी, प्रॉपर डोज बाय अगेन फार्माकोलॉजी, प्रॉपर रिपीटेशन बाय फार्माकोलॉजी, ऑब्स्टेकल ऑफ क्योर बाय द मियर कॉमन सेंस। ये सब बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल गो टू वाइटल फोर्स। What is vital force? It is a, हम ये कह रहे हैं ना फोर्स, इट इज अ फोर्स। आगे कहेंगे इसी को एनर्जी, विच, ये एनर्जी क्या कर रही है? विच प्रोवाइड लाइफ इन बॉडी। क्या कर रही है? लाइफ दे रही है। ये कहाँ पे दे रही है? बॉडी में। तो
ह्यूमन जो होता है, हम कहते हैं ह्यूमन इज अ ट्री यूनिटी। ह्यूमन को क्या बोलते हैं? ट्री यूनिटी। काय काय से मिलके बना है? बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल क्या है? वाइटल फोर्स। ह्यूमन ट्रिनिटी किन 3 चीज़ों से मिली है? बॉडी, माइंड एंड सोल। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। डॉक्टर हैनीमैन ने वाइटल फोर्स के 5 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, 5 क्वालिटीज, 5 क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स। क्या क्या है? नंबर 1, ऑटोमैटिक। वाइटल फोर्स इज ऑटोमैटिक, ये स्वतः चालित है, अपने आप ही ये बॉडी के अंदर काम करता है। आपको इसको को ना कोई इंस्ट्रक्शन देना है, ना आपको इसको रोकना है, ये अपने आप बॉडी के अंदर काम करता है। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक। सेल्फ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नंबर 3 इज स्पिरिचुअल। नंबर 4 इज इमैटीरियल। ऑटोमेटिक एंड ऑटोक्रेटिक एक ही चीज हो गई। नंबर 4 इज डायनामिक एंड नंबर 5 इज अनइंटेलिजेंट। जब भी वाइटल फोर्स के बारे में पूछा जाएगा, हमको ये 5 चीजें लिखनी है। नंबर 1 ऑटोमेटिक एंड ऑटोक्रेटिक, सेकेंड स्पिरिचुअल, थर्ड इमैटीरियल, फोर्थ डायनामिक एंड फिफ्थ अनइंटेलिजेंट। ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो वाइटल फोर्स को बताते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे कि हमने कहा इट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इज अ इमैटीरियल थिंग, इट इज इमैटीरियल थिंग। ये एक एनर्जी का स्वरूप है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल। फिर ऑटोमेटिक एंड ऑटोक्रेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्वयं अपने डिसीजंस ले सकता है, स्वयं चलित है। डायनेमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए ये डायनेमिक है। इमैटीरियल है, ठीक है। अनइंटेलिजेंट, इसमें बुद्धि नहीं है, ये अपने आप एक इसका काम का तरीका है, उसी तरीके से काम करेगा, बदल नहीं सकता अपने काम करने के तरीके को, इसलिए ये अनइंटेलिजेंट है। ये पॉइंट्स समझ में आ गए? तो जब भी वाइटल फोर्स के बारे में पूछा जाएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, इसको शॉर्ट में अभी समझाया गया है। अब रोल ऑफ वाइटल फोर्स बताते हैं आपको। रोल ऑफ वाइटल फोर्स, तो रोल किस किस में होता है? नंबर 1 रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। हेल्थ में क्या रोल होता है? हेल्थ में ये रोल होता है कि जब कोई बॉडी, उसके अंदर वाइटल फोर्स होता है और वो कैसा होता है? अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स होता है, तो वो बॉडी हार्मोनियसली एंड एक रिदम में, रिदमिकली सारे काम करती रहती है। तो बॉडी में क्या होता है? नो साइन, नो सिम्टम्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेल्थ, ठीक है। अगर बॉडी में वाइटल फोर्स होता है और वो वाइटल फोर्स कैसा हो जाए? डिस्टर्ब वाइटल फोर्स, तो क्या होता है? जो हार्मोनियसली एंड रिदमिकली हो रही है वो कैसी होती है? डिस्टर्ब हार्मनी। बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? अगर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाए
तो हार्मनी भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाए तो हार्मनी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बॉडी क्या देने लगती है? साइंस एंड सिम्टम्स, एंड टोटलिटी ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम इज नोन एज डिजीज। ध्यान दीजिएगा मेरा शब्द, टोटलिटी ऑफ these signs and symptoms is known as disease। अब ये तो हो गई हेल्थ की बात, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। ये बात हो गई सिकनेस की, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन सिकनेस। व्हेन वाइटल फोर्स गेट डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अब वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी कैसा होगा? एक्सटर्नल डायनामिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि वाइटल फोर्स हमारा कैसा है? डायनामिक। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल डायनामिक इन्फ्लुएंस। तो वाइटल फोर्स गेट डिस्टर्ब्ड एंड इन दैट केस देयर इज डिस्टर्ब्ड हार्मनी ऑफ द बॉडी। बॉडी की हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी साइन एंड सिम्टम्स देने लगेगी, बुखार, उल्टी, दस्त, जुखाम, ये साइन और सिम्टम्स देने लगेगी। एंड टोटलिटी ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम इज नोन एज डिजीज। इस टोटलिटी को क्या बोलते हैं? डिजीज। नाउ देयर कम्स क्योर। अब क्योर की बात की जाए, कहते हैं अब हम इनको कोई डायनेमिक मेडिसिन देंगे, डायनेमिक सिमिलीमम देंगे। डायनेमिक सिमिलीमम मतलब लाइक क्योर लाइक के हिसाब से सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पर होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, यानी डायनेमिक मेडिसिन देंगे। तो जो डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है वो क्या होगा? वापस से अपनी जगह लेगा। तो वाइटल फोर्स गेट इट्स पोजीशन बैक। ठीक है, फिर हार्मनी लौटेगी। तो जितने साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे। और दिस इज नोन एज रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ या रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। और रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को क्या बोलते हैं? क्योर। रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को क्या बोलते हैं? क्योर। तो वाइटल फोर्स के बारे में हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्रैक्टिकल यूटिलिटी यही है वाइटल फोर्स की। हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल फोर्स, हमने आज कर लिया। अब हम बात करेंगे। सर एक मिनट बंद कर देंगे।